हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके द्वारा कैसे सीट अलॉट होती है और पोस्ट अलॉट होने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करते हैं। सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कैटेगरी वाइज सीट अलॉट होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो आपकी प्रावधिक शिक्षा विभाग पर आधारित है और इसको हम यहाँ पर 3 केस के माध्यम से स्टडी करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो उसमें सीट अलॉट को लेकर इश्यूज हुए थे, यानी कि उनकी रैंक के आधार पर उनको सीट अलॉट नहीं हो पाई थी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बात जानना बेहद जरूरी है कि हमें किस नियरेस्ट कंडीशन तक जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस दिया हमें सीट अलॉट हो सकती है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि पोस्ट अलॉट होती कैसे है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिन पे आपका पोस्ट और सीट अलॉट होना डिपेंड करता है। इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है आपका वैकेंसी ऑफ कैटेगरी वाइज की आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। दूसरा आपका रैंक, इसमें 2 तरह की रैंक होती है, एक जर्नल रैंक, एक होती है कैटेगरी रैंक। यानी कि जर्नल रैंक जो होती है वो जर्नल वाले कैंडिडेट के लिए ऑलमोस्ट वेरी करती है, कैटेगरी रैंक आपकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए वेरी करती है। अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूँ कि जो जैसे किसी कैंडिडेट की जर्नल रैंक यानी कि जर्नल रैंक और ओवरऑल रैंक का मतलब यह है कि आपने टोटल कैंडिडेट में कौन सा स्थान प्राप्त किया। जैसे सपोज दैट किसी कैंडिडेट ने 105वां स्थान प्राप्त किया है या 106, 107, 108 ऐसे स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अगर उसने अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किया है तो उसकी ओवरऑल रैंक तो 107 होगी, लेकिन उसकी कैटेगरी में रैंक फर्स्ट होगी और उसको वही सीट इजीली मिल जाएगी जो उसकी कैटेगरी में अवेलेबल होगी अगर वो उस सीट को चाहता है। तो जर्नल रैंक में जो मेल कैंडिडेट है उनकी ओपन रैंक और जर्नल रैंक सेम ही रहती है, ओवरऑल रैंक सेम ही रहती है, लेकिन वुमेन में एक रेशो बदल जाता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे अब बात करते हैं, थर्ड है आपका पोस्ट प्रेफरेंस मेथड कि आपने किस तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस अपनी रैंक को बेस मानते हुए रखी है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस रखी है तो आपको इजीली नियरेस्ट पोस्ट मिल जाएगी जो आप चाहते हो। इस कंडीशन में ये बात भी यहाँ पे होता है कि जैसे मान लिया सपोज दैट किसी कैंडिडेट ने ऐसा किया कि ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस भर दी। मान लिया पहले वेल्डिंग भर दी, उसके बाद कारपेंट्री, उसके बाद लोहा कला, उसके बाद मैकेनिकल ऑटो। तो जो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है उसको वो इजीली मिल जाएगी अगर उसने सही हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। जैसे जनरली जो डिप्लोमा वाले जिसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, जैसे फिटिंग और सीट मेटल, फिटिंग और प्लम्बिंग, अगर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो उसको इजीली ये मिल जाएगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी है तो उसके आधार पर आपको सीट अलॉट होना भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इसमें कि सीट कितनी कितनी है। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में सीट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आपका पोस्ट वाइज में कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट ओपन नहीं की। जैसे फिटिंग प्लम्बिंग में 13 सीट है, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम इसलिए एक रफ डाटा के आधार पर आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि कैटेगरी में आप इन्होंने सीट ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट वाइज जो कैटेगरी में सीट होनी चाहिए वहाँ जो सीट कितनी है वे यहाँ पे ओपन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जर्नल और ओवरऑल रैंक के बारे में और आपकी कैटेगरी रैंक के बारे में। जैसे कि जर्नल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्नल की मेरिट लिस्ट है तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट रैंक है और ओपन में भी फर्स्ट रैंक है। तो मेल कैंडिडेट है लगभग सेम ही है। उसी प्रकार से फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में यहाँ पे बदल जाएगा, यानी कि 437 के 437 की जर्नल रैंक है और इसकी जर्नल में आप वुमेन में देख सकते हैं 6 रैंक है। तो ऐसे में क्या होता है कि यानी कि ओवरऑल मेरिट में इन्होंने यहाँ पे वुमेन में कितना स्थान प्राप्त किया, 437 इनकी जर्नल रैंक है, ठीक है। और वुमेन में यहाँ पे ओवरऑल रैंक कितनी है इनकी 437 और यहाँ पे इनकी जर्नल में वुमेन में रैंक है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखें, यहाँ पे जर्नल रैंक 107 है और इनकी अपनी कैटेगरी में रैंक 1 है। हमने यहाँ पे रेड मार्क किया है ईडब्ल्यूएस ओपी 1, 107 जर्नल यानी कि ओवरऑल रैंक, और यहाँ पे कैटेगरी में रैंक इनकी कितनी है 1 है। उसी प्रकार से ओबीसी में भी ऐसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 88 है और इनकी कैटेगरी रैंक 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे एससी में भी है, जैसे यहाँ पे 96 है इनकी, 96 इनकी क्या इनकी ओवरऑल रैंक है और इनकी कैटेगरी रैंक 1 है। इसी प्रकार से आगे एसटी में भी होता है और सभी कैटेगरी में ऐसे ही होता है। तो बात करते हैं पोस्ट, सबसे पहले बात कर रहे थे पोस्ट प्रेफरेंस मेथड के बारे में। सामान्य तौर पर जो डिप्लोमा कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो रखी है वो अगर देखा जाए तो इसी को बेस मानते हुए रखी है। तो हमने एक रफ आइडिया यहाँ पर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो रखी है फिटिंग और सीट मेटल रखी है, फिटिंग और प्लम्बिंग रखी है। ये हमने एक रफ आइडिया के आधार पर बनाया क्योंकि जो मोस्टली डिप्लोमा कैंडिडेट है उन्होंने फिटिंग और सीट मेटल ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है, उसके बाद फिटिंग प्लम्बिंग, उसके बाद सीट मेटल, कुछ ने सीट मेटल और पेंटिंग भी रखी है। तो उन्होंने अपनी चॉइस के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर या फिर उन्होंने अपने कंफर्ट के आधार पर भी कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस रखी है कि जिसमें थोड़ा कंफर्ट रहे उसके आधार पर, या कुछ कैंडिडेट ने कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है, सपोज दैट किसी का मशीन में इंटरेस्ट है, मशीन शॉप में जाना चाहता है तो उसने मशीन शॉप भी रखी होगी। तो अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंफर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी है। लेकिन जो एक बेसिक आइडिया है, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस ऑलमोस्ट कैंडिडेट ने रखी है तो यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक रफ है, हालांकि इसमें वेरिएशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिटिंग और सीट मेटल हो गया, फिर फिटिंग और प्लम्बिंग, मशीन शॉप है, वेल्डिंग है, सीट मेटल और पेंटिंग है, कारपेंट्री और पैटर्न मेकिंग है, फाउंड्री है, फोर्जिंग है, मैकेनिकल ऑटो है।
तो इस प्रकार से हमने एक बेसिक लिस्ट बनाई है ये। अब इसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे कैसे पोस्ट अलॉट हो सकती है। तो इससे आप अपना बेसिक आइडिया ले सकते हो, भले ही आपने कैसी भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी हो। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट के बारे में। तो केस फर्स्ट में हम जर्नल कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट जर्नल की जो सीट है फिटिंग और प्लम्बिंग में, फिटिंग और शीट मेटल में 3 सीटें हैं जर्नल की। तो अगर कोई डिप्लोमा वाला कैंडिडेट जिसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया और उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल को दिया तो उसको इजीली फिटिंग और शीट मेटल मिल जाएगी, क्योंकि जर्नल में 3 सीटें हैं तो 3 रैंक तक ही कैंडिडेट को भी तीनों सीटें मिल पाएगी। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसने ITI में सेकंड रैंक प्राप्त किया और उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल रखी तो उसको इजीली फिटिंग और शीट मेटल ही मिल जाएगी। उसके बाद डिप्लोमा कोई कैंडिडेट है जिसने थर्ड रैंक प्राप्त किया लेकिन उसने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी फिटिंग और शीट मेटल रखी तो उसको फिटिंग और शीट मेटल ही मिल जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी क्या है और उस कैटेगरी में सीट कितनी अवेलेबल है। जैसे जर्नल में 3 सीट अवेलेबल है फिटिंग और शीट मेटल की, एक उदाहरण के तौर पर, ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमने एक रफ आइडिया लिया क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज सीट नहीं ओपन किया है। तो 3 आपकी सीट है जर्नल में फिटिंग और शीट मेटल की, और 3 रैंक तक यहाँ पर कैंडिडेट को दी जा सकती है अगर उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट मशीन शॉप भर दे, उसे मशीन शॉप मिल जाएगी, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4th रैंक वाला कैंडिडेट आ जाएगा अगर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल दी होगी। तो ये यहाँ पे ये केस भी हो सकता है। आगे अगर बात की जाए इस प्रकार से, अगर ITI का कोई कैंडिडेट से 4th रैंक है उसे, अब आप बात की जाए शीट मेटल की, फिटिंग और शीट मेटल की 3 सीटें थी, उसी प्रकार से फिटिंग और प्लम्बिंग की भी 3 सीटें हैं और सेकंड प्रेफरेंस उसने फिटिंग और प्लम्बिंग रखी है। ITI वाले कैंडिडेट था कोई, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी 4th रैंक थी उसने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी फिटिंग और शीट मेटल, उसके बाद सेकंड रखी उसने फिटिंग और प्लम्बिंग। तो 3 कैंडिडेट को तो यहाँ पे मिल गई फिटिंग और शीट मेटल। अब उसकी 4th रैंक है तो जो उसने सेकंड प्रेफरेंस रखी है अपनी फिटिंग और प्लम्बिंग, तो उसको फिटिंग और प्लम्बिंग ही मिलेगी। उसी प्रकार से डिप्लोमा वाले ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी फिटिंग और शीट मेटल, वो तो पहले 3 कैंडिडेट को मिली गई। अब उसने सेकंड प्रेफरेंस रखी है फिटिंग और प्लम्बिंग, तो उसको फिटिंग और प्लम्बिंग मिल जाएगी, क्योंकि जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट था जिसकी 5th रैंक थी उसने पहली जो प्रेफरेंस रखी थी वो फिटिंग और शीट मेटल रखी थी, वो ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जो सेकंड प्रेफरेंस भरी है वो उसको मिल जाएगी, वो पोस्ट उसको मिल जाएगी। उसी प्रकार से एक अगला जो ITI कैंडिडेट है उसकी 6th रैंक है लेकिन उसने पहली प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल रखी थी, सेकंड फिटिंग प्लम्बिंग रखी थी, पहली 3 मिल चुकी है कैंडिडेट को, तो उसको उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस उसने भरी थी फिटिंग प्लम्बिंग वो उसको मिल जाएगी। इसी प्रकार से डिप्लोमा में किसी ने 7th रैंक हासिल की है लेकिन उसने सबसे पहले फिटिंग और शीट मेटल भरी थी, उसके बाद उसने भरी थी फिटिंग प्लम्बिंग, वो सभी कैंडिडेट को मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रैंक तक यहाँ पर आपको, इसमें 3 सीटें थी, इसमें 3 सीटें थी उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पे पहले 3 कैंडिडेट जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक थी ये मिल गई है, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। यहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल रखी थी, सेकंड अपनी रखी थी फिटिंग प्लम्बिंग। तो सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर इन्होंने ये मिल गया क्या, फिटिंग प्लम्बिंग मिल गया 4th रैंक वालों को, 5th रैंक वालों को, 6th रैंक वालों को। अब जो डिप्लोमा में जिसकी 7 रैंक है उसने सबसे पहले रखी फिटिंग शीट मेटल, फिर रखी फिटिंग प्लम्बिंग, ये दोनों मिल चुकी है रैंक के आधार पर। अब तीसरी जो उसकी चॉइस थी वो थी मशीन शॉप, तो उसको फिर मशीन शॉप ही मिलेगी क्योंकि 2 तो रैंक के आधार पर मिल चुकी है जर्नल में। फिर उसके बाद है ITI की किसी कैंडिडेट की 8 रैंक थी तो उसे भी ऐसे मशीन शॉप मिलेगी क्योंकि वो 2 तो पहले ही मिल चुके हैं, फिटिंग शीट मेटल और फिटिंग प्लम्बिंग, क्योंकि वहाँ तक कैंडिडेट फिल हो चुके हैं रैंक के आधार पर। उसके बाद डिप्लोमा में किसी की 9th रैंक है और उसने सबसे पहले फिटिंग शीट मेटल रखा है, उसके बाद फिटिंग प्लम्बिंग रखा है, वो ऑलरेडी मिल चुकी है। उसके बाद उसने मशीन शॉप रखा था थर्ड प्रेफरेंस पे, तो उसको मशीन शॉप मिल जाएगी। इसी प्रकार से EWS वाले कैंडिडेट का भी ऐसे होगा, उनको उनकी कैटेगरी के आधार पर मिलेगा। यहाँ पे आप देखना हमने वहाँ पे खाली रैंक लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी जर्नल रैंक है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी के रैंक के आधार पर आपको मिलेगा। जैसे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो EWS या OBC SC ST किस से बिलोंग करता हो, अगर उसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है और उसकी कैटेगरी में फिटिंग और शीट मेटल की सीट अवेलेबल है, सपोज दैट यहाँ पे EWS की फिटिंग और शीट मेटल में 3 सीट अवेलेबल है, तो उसे उसी कैटेगरी के आधार पर, कैटेगरी की रैंक के आधार पर सीट अलॉट होगी। जैसे डिप्लोमा कोई कैंडिडेट है वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है और उसने अपनी पहली प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल भरी है, तो उसको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद ITI का कोई कैंडिडेट है जो अपनी कैटेगरी से EWS से बिलोंग करता है और उसकी अपनी कैटेगरी में सेकंड रैंक है और उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल रखी है, तो उसको इजीली मिल जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर 3 माना है कि 3 सीटें EWS में अवेलेबल है। उसी प्रकार से डिप्लोमा कोई कैंडिडेट है उसकी कैटेगरी में उसकी थर्ड रैंक है और उसने फिटिंग और शीट मेटल अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है, तो उसको भी इजीली मिल जाएगी। अब आगे कोई कैंडिडेट ऐसा आ गया, जैसे ITI कोई कैंडिडेट आ गया उसकी 4th रैंक है, उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस फिटिंग और शीट मेटल रखी थी और सेकंड रखी थी फिटिंग और प्लम्बिंग, तो कैटेगरी में उसके 3 कैंडिडेट जिनकी थर्ड रैंक थी वो तो उन्हें मिल चुकी है। अब जो उन्हें सेकंड प्रेफरेंस रखी थी तो वो इसको मिलेंगी, सेकंड थी उसकी फिटिंग प्लम्बिंग तो वो इसको मिलेगी। अब डिप्लोमा कोई कैंडिडेट है उसकी कैटेगरी में उसकी 5th रैंक है, उसने अपनी पहली प्रेफरेंस रखी थी फिटिंग और शीट मेटल, उसके बाद उसने रखी फिटिंग प्लम्बिंग, तो फिटिंग और शीट मेटल तो मिल चुकी है,
अब उसको सेकंड जो प्रेफरेंस बढ़ती वो उसको मिलेगी फिटिंग और प्लम्बिंग, यानी कि फिटिंग और शीट मेटल मिल चुके, अब सेकंड प्रेफरेंस उसकी जो थी वो फिटिंग और प्लम्बिंग वो उसको मिलेगी। अब ITI में किसी कैंडिडेट की कैटेगरी में 6 रैंक है, उसने पहली रखी फिटिंग शीट मेटल, उसके बाद रखी फिटिंग प्लम्बिंग, तो फिटिंग शीट मेटल मिल चुके, अब उसको मिलेगी फिटिंग प्लम्बिंग। आगे डिप्लोमा कोई कैंडिडेट जिसकी कैटेगरी में 7th रैंक है, उसने सबसे पहले रखी फिटिंग शीट मेटल, उसके बाद रखी फिटिंग प्लम्बिंग, वो ऑलरेडी मिल चुकी है रैंक के आधार पर कैंडिडेट को, और थर्ड प्रेफरेंस में उसने भरता मशीन शॉप, तो उसको मशीन शॉप ही मिलेगी। अब आगे कोई कैंडिडेट ITI वाला कैंडिडेट है जिसकी कैटेगरी में 8 रैंक है, उसने सबसे पहले फिटिंग शीट मेटल भरी, फिर फिटिंग प्लम्बिंग भरी, उसके बाद उसने थर्ड प्रेफरेंस मशीन शॉप भरी, तो वे दो तो मिल चुके हैं, अब उसको मिलेगी मशीन शॉप। ऐसे अगर किसी कैंडिडेट की डिप्लोमा में 9th रैंक है, उसने अपने सबसे पहले रखी फिटिंग शीट मेटल, फिर फिटिंग प्लम्बिंग, ये तो ऑलरेडी मिल चुकी है, उसके बाद उसने रखी थर्ड प्रेफरेंस मशीन शॉप, तो उसको मशीन शॉप ही मिलेगी। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी में होगा, जैसे इसी प्रकार से OBC में भी आपको देखने को मिलेगा, ये OBC का है, इसी प्रकार से आपको SC कैटेगरी में भी देखने को मिलेगा। यही सारा जो रूल है इसी प्रकार से आपका फॉलो होता चला जाएगा। अब बात करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया वो केस फर्स्ट था, बात करते हैं केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये कंबाइन रूप से जारी हुआ है। नोट फर्स्ट में आप देखिए, यह रिजल्ट प्राविधिक शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग का कंबाइन रूप से प्रकाशित किया गया है। तो अब हमें यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि कोई कैंडिडेट अगर समाज कल्याण से विभाग करता है, समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है, क्या पता उसकी सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो या फर्स्ट रैंक हो, या कोई कैंडिडेट प्राविधिक शिक्षा विभाग से संबंध रखता है, उसकी फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो। तो अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि समाज कल्याण विभाग वाले की कौन सी रैंक है और प्राविधिक शिक्षा विभाग वाले की कौन सी रैंक है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कंबाइन रूप से रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट कैंडिडेट को हो सकते हैं सीट अलॉट को लेकर। नोट टू में आप यहाँ पर देखिए, अब इस स्थिति में यदि कोई 3 अभ्यर्थी जो समाज कल्याण से संबंध रखते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान लें कोई 3 कैंडिडेट है जो समाज कल्याण से संबंध रखते हैं और उन्होंने क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त की हो, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, हो सकता है प्राविधिक शिक्षा विभाग में किसी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की हो। तो अगर मान लें कोई ऐसे कैंडिडेट है जो समाज कल्याण से संबंध रखता है, उसने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये रैंक प्राप्त कर ली, तो ये अभ्यर्थी अलग हो जाएंगे, यानी कि जो समाज कल्याण वाले हैं जो 3 रैंक जो उन्हें प्राप्त किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 स्थान प्राप्त किए, पहला दूसरा तीसरा, तो वे अब अलग हो जाएंगे, क्योंकि वे तो समाज कल्याण विभाग में चले जाएंगे, उन्हें तो समाज कल्याण विभाग में पोस्ट मिल जाएगी जो उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी। अब उसके बाद आएंगे 4th रैंक से स्टार्ट होंगे हम, ठीक है, यहाँ पे देखिए वे अलग हो जाएंगे और प्राविधिक शिक्षा विभाग में तब पोस्ट अलॉट ऐसे होगी। मान लें 3 कैंडिडेट तो चले गए जो समाज कल्याण विभाग से संबंध रखते थे, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त थी, वे चले गए। अब आ गया आपका 4th रैंक वाला। मान लें 4th रैंक पे कोई डिप्लोमा कैंडिडेट है और उसने सबसे पहले फिटिंग और शीट मेटल भरी है, तो उसको जिलियो मिल जाएगी, क्योंकि समाज कल्याण वाले चले गए और बचा 4th रैंक वाला, तो 4th रैंक को डायरेक्ट मिलेगी, तो यहाँ पे फिर फर्स्ट रैंक की बात नहीं रहेगी, तो 4th रैंक वालों को भी फिटिंग और शीट मेटल मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट रैंक वालों को मिलेगी, क्योंकि अगर वो समाज कल्याण से संबंध रख रहा कोई सेकंड रैंक वाला तो निकल गया, तो फिर इस प्रकार से क्या होगी, बेनिफिट मिल जाएगा आपको सीट अलॉट होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी प्रकार से अगर ITI में कोई 5th रैंक है तो उसे सीट फिटिंग और शीट मेटल मिल जाएगी, क्योंकि 3 कैंडिडेट चले गए। उसी प्रकार से डिप्लोमा वाला है 6th रैंक पे है, तो उसको क्या होगा, फिटिंग और शीट मेटल मिल जाएगी। तो ये तो था आपका केस सेकंड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केस थर्ड के बारे में, रैंक वीएस पोस्ट चॉइस फर्स्ट सीट, यानी कि रैंक वीएस पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको रैंक के आधार पर कैसे पोस्ट अलॉट होगी, मतलब यानी कि आपने अपनी कौन सी पोस्ट को पहली चॉइस पे रखा है, आपकी चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है। जैसे सपोज दैट कोई कैंडिडेट डिप्लोमा का है और वो उसकी फर्स्ट रैंक है और उसकी चॉइस है कि मुझे मशीन शॉप चाहिए, तो उसने मशीन शॉप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो उसको सबसे पहले मशीन शॉप ही मिले, क्योंकि जिसकी फर्स्ट रैंक है। और अगर कैटेगरी वाइज उसकी वहाँ पे सीट अवेलेबल है, चाहे वो जर्नल हो, OBC हो, SC ST हो, अगर मशीन शॉप में जर्नल में SC ST OBC में सीट अवेलेबल है और जर्नल की फर्स्ट रैंक अपनी कैटेगरी में, OBC की फर्स्ट रैंक अपनी कैटेगरी में है, तो उन्हें सबसे पहले वही मिलेगी जो उन्होंने सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस रखी थी। यहाँ पे जैसे मशीन शॉप रखी है इसलिए मिल जाएगी। ITI का कोई कैंडिडेट है जिसकी सेकंड रैंक, अगर उसने कारपेंटर रखी है तो उसको जल्दी कारपेंटर मिलेगा, क्योंकि सेकंड रैंक है। अगर डिप्लोमा वाला है थर्ड रैंक है तो उसने मैकेनिकल ऑटो रखी है तो उसको इजीली मैकेनिकल ऑटो मिल जाएगी। तो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फर्स्ट चॉइस रखी है, आपने चॉइस के आधार पर कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को रखा है, तो ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो ये 3 केस थे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा आपका फाइनल, जो फाइनल रिजल्ट होगा, हाउ विल बी फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, उसके बाद मार्क्स होंगे आपके, उसके साइड में रैंक होगी, उसके बाद होगा आपका पोस्ट नेम और उसके बाद होगा उसके साइड में होगा आपका डिपार्टमेंट नेम। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट।